और आज आप मेरे साथ हैं इंडियन टेलीविज़न के नंबर 1 शो के सेट पर और उस शो का नाम है वसुधा। आइए आज मैं आपको उन किरदारों से मिलाती हूँ जो आपके दिलों में बसे हैं। और अब हम उनसे बात करेंगे जिनका आपको इंतज़ार था। हेलो। मैं प्रिया हूँ और आप रोज़ मुझे वसुधा के रूप में देखते हैं। तो आज मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगी या फिर अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। लवली हैविंग यू प्रिया। आप हमारे को अपने किरदार के बारे में कुछ बातें बताएंगी? मेरा किरदार बहुत ही दिलचस्प है, मैं ऐसे बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने खुद पहली बार सुना था कि वसुधा ऐसी लड़की है, मतलब बेसिकली शी इज़ अ बिलीवर, और मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मैं ये कैरेक्टर कैसे प्ले करूँगी। नो डाउट कि हमारे बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन है हम दोनों में कि मतलब वो मेन कैरेक्टर बिल्ड कर देती हैं। तो जैसे कि वसुधा बहुत ही देवी हुकुम की बिलीवर है, शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ लॉयल टू हर वर्क और एवरीथिंग, और बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो मुझे भी कभी-कभी सिखाती हैं कि मुझे लाइफ में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली। आपने अपने किरदार की बात करी कि आपका किरदार कितना प्यारा है। आपके इतने प्यारे किरदार को इतना प्यार मिल रहा है। आप ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर हो। अम, आप वो कैसे नेविगेट करते हो? इतना आपको प्यार मिला ओवर द स्पैन ऑफ 2 इयर्स, जहाँ पर ऑडियंस ने स्लोली बिल्डअप किया एंड अब वो आपके किरदार को इतना प्यार देते हैं, तो वो आपने कैसे नेविगेट किया? ये ग्रोथ आपके लिए कैसी रही? एक्चुअली बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था ये सब। मतलब जब मैंने शो जॉइन किया था तो मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, मतलब इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल जाएगा। मतलब होता है ना कि शो चल रहा है, धीरे-धीरे पीपल गेट टू नो एंड दे शो देयर लव एंड एवरीथिंग। तो मतलब हमारे शो को अभी जब वो शो टेलीकास्ट हुआ था तो उसके 2-3 महीने में ही लोग इतना पसंद करने लग गए थे। इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते थे, इतने अच्छे-अच्छे डीएम्स आते थे, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक टाइम पे मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये रिकॉग्निशन है, नाउ पीपल आर नोइंग मी बाय माय नेम, बाय द नेम ऑफ वसुधा ऑल्सो। तो मतलब वो लगता था कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई वांट। लेकिन ओवर द टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसी फेमस होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली। अगर जब ऑडियंस इतना प्यार देती है तो मतलब दे हैव मेड मी द पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, सो आई थिंक इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द रियल फेम, रियल लव, रियल रिकॉग्निशन ऑफ माई वर्क। तो जब तक ये पॉसिबल हुआ तो तब तक मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि हाँ, मुझे अब असली मतलब समझ आ गया है कि फ़ेमस होना क्या होता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स विद यू एंड यू हैव मेड सो मच ऑफ मनी, यू हैव मेड हाउसेस, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा पता चलता है कि मैंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, तो अच्छा लगता है। अच्छा। आपके शो में आप चंद्रिका के साथ बहुत इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करती हैं, जहां आपने मेंशन किया कि आपका कैरेक्टर, वसुधा का कैरेक्टर एक बिलीवर है। तो आप अपना वसुधा की तरीके से आप अपना कैरेक्टर कैसे मॉडल करती हैं चंद्रिका के साथ, ये मान के कि उनका उनके कैरेक्टर का, चंद्रिका एज अ पर्सन आपको नहीं एक्सेप्ट करती है पर आपका कैरेक्टर इतना बिलीव करता है उन पे, तो ये आप कैसे ऑन स्क्रीन पे कैप्चर करते हो? थैंक यू फॉर आस्किंग, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चंद्रिका इज़ वेरी रूड विद वसु और वो वसु को एक्सेप्ट नहीं करती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी अपनी एक जर्नी है, वो लेडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, उसकी अपनी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। तो मुझे किसी भी एंगल में, मतलब जब मैं प्ले करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रिका अपनी जगह गलत है या फिर उसको एकदम से मुझे बहू का दर्जा देना चाहिए, जैसे कि हमारे फैंस बोलते हैं कि वो नहीं मानती आपको बहू, आप इतना करते हो, आपने इतना अच्छा कर दिया। कंसिडरिंग ये आपका पहला लीड शो है, एज अ लीड कैरेक्टर इन अ टीवी शो, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग। मतलब मैंने सोच जब मैं मुंबई आई थी मुझे 3 महीने में ये शो मिल गया था। उससे पहले मैंने लीड किया है लेकिन वो पंजाबी शोज़ थे और मैं हमेशा सोचती थी कि यार, जहाँ मैं कर रही हूँ वो तो अच्छा है। मतलब पंजाब में भी जो मेरे शोज़ थे वो काफ़ी हिट थे, अच्छे शोज़ चले थे। तो मेरा हमेशा से ये सब, मतलब एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप,
यू थिंक। तो मतलब मैंने कभी भी कोई बड़े ड्रीम्स नहीं देखे कि मैं मूवी करूँगी या फिर मैं हॉलीवुड में जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया था कि मतलब मुझे क्या चाहिए। आई एम वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इन माई लाइफ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड इट्स नेसेसरी, इट्स व्हाट आई ड्रीम फॉर एंड इट्स अननेसेसरी, आई नो दैट। तो मतलब मैं ज़्यादा अपनी लाइफ को पजल करती ही नहीं हूँ, कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं रखती हूँ। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स पूरे करने होते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो जब मैं पढ़ती थी तब मेरा एक गोल था कि मैं टीवी पर दिखूं, वो मैंने अचीव कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एज अ मेन लीड टीवी पर दिखूं, तो फिर मैंने वो अचीव कर लिया पंजाब के शोज़ में। फिर मैंने सोचा मैं वेब सीरीज़ भी कर लूँ, तो मैंने पंजाबी वेब सीरीज़ भी कर ली जिसको बहुत सारा प्यार मिला। फिर मेरे शो को बहुत प्यार मिला। फिर मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया मुंबई जाने का, तो फिर मैं मुंबई आई और विद इन 3 मंथ्स मैं वसुधा कर रही थी। तो मतलब ये बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैं इतने कैरेक्टर करती थी छोटे छोटे से, और उसमें भी बहुत खुश होती थी। और मैंने वो टाइम भी देखा है जहाँ पे मैं इतना अच्छा शो आज कर रही हूँ और लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो हमने सुना कि आपने अक्रॉस सो मेनी वैरायटीज़ काम किया है, अक्रॉस 2 अलग इंडस्ट्रीज़ काम किया है। तो जो एक्टर्स अभी एस्पायर कर रहे हैं उस स्टेज में पहुंचना जहां आप आज हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैसे तो मेरे पास ऐसी कुछ गलतियाँ नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि आप ये गलती मत करना, मैंने की थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पाथ चूज़ किया था वो बहुत ही सिंपल था और बहुत अच्छा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि मेरे लिए ये वर्क किया। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जब हम लगा लेते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और अपने आप को एक अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी करना है ये भी एट द सेम टाइम करना है, तो एट द सेम टाइम कुछ नहीं होता है। आई नो देयर आर मैनी पीपल हु आर कन्फ्यूज कि शुड आई डू द जॉब और शुड आई डू एक्टिंग। दे आर कन्फ्यूज कि मैं क्विट कर दूँ, नहीं करूँ, एक्टिंग फॉलो करूँ, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा। बट आई वॉन्ट टू सी देयर इज़ अ लिमिट ऑफ अ टाइम, देयर आर बाउंड्रीज। मतलब अगर आप एक एज में हो, वैसे तो एक्सपीरियंस लेने की या फिर कोई भी काम की कोई उम्र नहीं होती है बेसिकली, लेकिन अगर जैसे मैं जिस एज में थी तो मुझे पता था कि अगर मैं जॉब अभी नहीं भी करूँगी तो माई पेरेंट्स आर देयर और दे विल टेक केयर ऑफ़ मी। तो मैंने वो रिस्क लिया। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो एंड यू वांट टू ट्राई इन एक्टिंग, तो पहले तो आपको मन बनाना पड़ेगा कि मुझे एक्टिंग ही करनी है एंड उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप जॉब करके साइड बाय साइड एक्टर भी बन सकते हो, बिकॉज एक्टिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक कोई बात नहीं, वी आर डूइंग जॉब और जब कुछ आएगा तो हम वो कर लेंगे। तो ये कभी वर्क नहीं करने वाला है। बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, चाहे वो एक्टिंग का हो चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, बी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा लेकिन भगवान तो देख रहा है और उनको पता चल रहा है कि तुम कितनी शिद्दत से उसे चाह रहे हो। तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा चाहोगे वो चीज़ उतनी ही आपको अट्रैक्ट करेगी। बस अब रैप अप करते हैं, बट रैप अप करने से पहले अगर आप अपने फैंस के लिए कुछ छोटा सा बोलना चाहें तो। वैसे तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है आप सभी के लिए, लेकिन मेरी इस जर्नी को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और आई कांट पुट माई फीलिंग्स इनटू वर्ड, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ आज मैं जो फील करती हूँ, जिस जगह पे आज मैं खड़ी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड एवरीथिंग, इट मीन्स वॉर टू मी। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा और वसुधा देखना मत भूलिएगा बस। थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलेंगे वसुधा के एक और चहीते किरदार से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। हाय, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं प्ले कर रहा हूँ देवांश सिंह चौहान, और मैं आ गया हूँ आपसे बातें करने। तो अभिषेक, अगर आप हमारे को अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगे? वेल, देव एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी माँ के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। और देव को कलयुग का राम बताया गया है, जो पूरे परिवार को एक साथ लेके चलता है और बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार देता है और कभी भी ऊंच नीच का फ़र्क नहीं रखता है, सबको एक बराबर देखता है और हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और बहुत सारा पेशेंस वाला ये कैरेक्टर है। आप अपने किरदार के थ्रू आपने जैसे बोला कि आप अपने माँ के भक्त हैं। हम सबको पता है कि आपको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो आपकी माँ के रूल्स के खिलाफ है, तो आप वो नेविगेट कैसे करते हो शो में? मैं पहले कहना चाहूँगा कि प्यार कभी भी कुछ देख के नहीं होता, तो प्यार तो हो जाता है। और देव ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि उसने वसु की खूबियाँ देखी, वसु की मासूमियत देखी, वसु की ऑनेस्टी देखी, और वसु एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबको पसंद आता है। वो
वो अपनी देवी हुक्म के लिए, जो मेरी माँ है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर सारे बलिदान उसने दिए, सारे ऑल द सैक्रिफाइसेस, सब कुछ उसने किया है। तो देव हमेशा से प्यार में एक मासूमियत और एक ऑनेस्टी ढूंढता आया है। और देव को भी नहीं पता था कि कब प्यार हो गया। देव को बहुत लेट पता चलता है प्यार के लिए। लेकिन देव ने अभी तक वसु को अपने घर में बहुत बार बुलाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक मासा हाँ नहीं करेंगी तो देव मासा की बात के अगेंस्ट नहीं जाएगा। यस, कुछ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, बट प्यार में डूबे हुए आदमी को मैं इतना ही कहूँगा कि कर दिया। ठीक है। तो अभी आपने अपने और वसुधा के रिलेशनशिप के बारे में बात की कि प्यार बिना देखे बिना सोचे समझे हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका किरदार ये चीज़ अपनी माँ को कैसे समझाएगा आने वाले टाइम? वेल, देव तो बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देव ने हमेशा से ये देखा है वसु के अंदर कि वसु ने निस्वार्थ भाव से काम किया है और कभी भी उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं रही है कि वो मतलब के लिए कर रही है। हमेशा से जितने भी एक दो रिश्ते भी आए हैं जो चौहान एम्पायर के नाम से आए हैं, तो इट्स नॉट अबाउट द मनी फॉर हर, इट्स नॉट अबाउट दी बिजनेस की बहुत बड़ा बिजनेस है इनका तो यहाँ पे करते हैं। उसने वो इतना भोलापन और इतनी मासूमियत है, इसी वजह से देव को प्यार हुआ है। और आई थिंक देव उसी भोलेपन और मासूमियत के भरोसे मासा को मनाएगा। और सबको लगता भी है कि मासा के मन में कुछ ना कुछ तो है, पर देव की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अब देव के साथ पूरा परिवार है। पहले देव अकेला था, लेकिन अब देव के साथ पूरा परिवार है। और बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि देव मना ले। और हमेशा से देव ने हमेशा से यही चाहा है कि वो वसु की जितनी भी ईमानदारी है वो मासा को बता पाए और मासा का किसी दिन हृदय परिवर्तन हो जाए। नाइस। आपके किरदार में और आप में अगर आप अपने किरदार और अपने आप को सेपरेटली रखें, क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं? सिमिलैरिटी तो सेम बहुत सारी हैं। जैसे मैं भी बहुत बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ और सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना कंफर्ट नहीं देखता हूँ, सामने वाले के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देव भी ऐसा ही है। कुछ जो सिमिलर नहीं है, देव बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, मैं थोड़ा सा कम रह जाता हूँ। और कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं देव के जहाँ पर उसने अपना कूल लूज़ किया है। जैसे कि कभी किसी के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करना, तो वहाँ पर अभिषेक कहेगा कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। तो अब हम रैप अप करते हैं, पर अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए एक दो शब्द कहना चाहें। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं और जिस तरह से आप हमारे शो को नंबर 1 बना रहे हैं, ऐसे ही आप हमारा शो देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हम खूब आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड बहुत सारा मसाला ऐसे ही पेश करते रहेंगे। थैंक यू। अब हम मिलेंगे वसुधा के एक और चहीते किरदार से। मैम, मेरा नाम किरण भार्गव है और मैं वसुधा सीरियल में संतोष सिंह चौहान का किरदार निभा रही हूँ। संतोष सिंह चौहान इस घर की दादी है, सबसे बड़ी मुखिया, और काफ़ी सालों से वो इस घर से दूर रहीं। 27 साल वो इस घर में नहीं आई क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट था, बच्चों से लड़ाई हो गई थी। बेटे ने जो लड़की मुझे पसंद नहीं थी उससे शादी कर ली थी, तो मैंने घर से निकाल दिया और उसके बाद कभी मिलने भी नहीं दिया, कि बैन लगा दिया कि मुझसे मिलोगे भी नहीं, ना उनसे किसी तरह की मदद ली। 27 साल तक बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखा। अब 27 साल के बाद जब इस घर में आई हूँ तो काफ़ी तूफ़ान मचा रखा है, मतलब प्यार भरा तूफ़ान है। प्यार भी है, जहाँ लड़ाई लड़नी है वो भी है, हक की लड़ाई है, उसूलों की लड़ाई है, ये सब चल रहा है। मैम, आपने बोला कि आपका किरदार भी एक ऐसा किरदार रह चुका है जो अपने ही बेटे को घर से निकाल देता है क्योंकि उन्होंने शादी करी ऐसी लड़की से जो आपके पसंद की नहीं थी। तो अगर हम चंद्रिका का भी कैरेक्टर देखें तो उनकी भी कहानी थोड़ी बहुत सिमिलर है, पर आप वसुधा के कॉर्नर में रहते हैं, आप उनको वसुधा को सपोर्ट करते हैं, तो आप ये कैसे नेविगेट करते हो शो में? जब मैंने चंद्रिका को घर से निकाला था उस वक्त एक उम्र के लिहाज से एक मैच्योरिटी नहीं थी, है ना। एक हर इंसान हर लेवल पे एज के साथ मैच्योर होता है। उस वक्त मैच्योरिटी नहीं थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि
ज़िद ज़िद जो होती है इंसान में बहुत बड़ी अहम है ना, और वो धीरे धीरे एज के साथ कम होता है, अभी नहीं करना ही भी होता है। अभी यहाँ भी अहम अड़ा हुआ है चंद्रिका के साथ में। चंद्रिका के अपने उसूल हैं, मेरे अपने उसूल हैं, और जिस बात की वजह से मैंने चंद्रिका को नहीं अपनाया, अब उसी बात पे मैं पॉजिटिवली चंद्रिका के अपोजिट हूँ कि अब अपनाओ, कि जो चीज़ मैंने की वो तुम नहीं कर सकती। तो मतलब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कैरेक्टर का। या ये कहो कि वो परिपक्व हो चुकी है, प्यार जान चुकी है, और इतने साल अकेले रहने के बाद वो ये जान चुकी है कि अपनों से दूर रहना, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहना, मतलब ऐसा नॉर्मली होता है बड़े बुज़ुर्गों में कि हम मेरी माँ के साथ है, वो अपने घर में रहती हैं, कितनी बार उन्हें हमने, मतलब मेरे भाइयों ने, सब ने उनको अपने पास लाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़िद है कि नहीं, मैं अपना घर परिवार नहीं छोड़ूंगी, मैं अकेली रहेंगी लेकिन अकेले रहेंगी। तो ये एक ज़िद है, लेकिन इस औरत ने ये ज़िद छोड़ी है, और अब वो जान गई है कि नहीं, परिवार का सुख क्या होता है। लेकिन बात वही अहम की है, सास बहू का रिश्ता शायद ऊपर से लिख के आया है कि चाहे कितना अच्छा हो, कुछ न कुछ तो खटास रहती है। आपके रिलेशनशिप और वसुधा के रिलेशनशिप के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे शो में? वसुधा से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि वसुधा को मैं बचपन से जानती हूँ। जब मैं गांव में रहती थी और बेटा मेरे लिए कुछ महीने के लिए खर्चा वगैरह भेजता था, जो मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं, एक ईगो में वापस भेजती थी, तब ये बच्ची अपने पिता के साथ, हनुमंत के साथ हर महीने आती थी, और धीरे धीरे इसका बचपन मैंने बढ़ते हुए देखा है, मेरे पास रही है। तो एक बच्ची वाला प्यार, और उस वक्त मैं अकेली थी क्योंकि छोटा बेटा भी घर छोड़ के आ गया था, तो एकदम अकेली थी, तो उसमें से एक ये क्या बोले, बारिश की बूंद की तरह थी। तो उससे बचपन का प्यार है, अपनी बच्ची की तरह मानती है, और जब यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये बहू बन चुकी है, तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उसके संस्कार पता हैं कि वो कितनी संस्कारी लड़की है। थैंक यू मैम। अभी हम यही कहना चाहते हैं कि आपका किरदार एक ऐसा किरदार है जिसको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, तो आप अपनी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बस वो तैयार रहें वसु के एक नए अवतार के लिए, क्योंकि मैं उसका पूरा मेकओवर करने वाली हूँ, और उसे ऐसे लेवल पे ला के खड़ा करने वाली हूँ जहाँ चंद्रिका सिंह चौहान भी फ़क्र करेगी उस पे। और मुझे खुद गूज़बम्प्स आ रहे हैं ये वाला पार्ट निभाते हुए कि इतना अहम किरदार मैं निभा रही हूँ। और मैं अपने जनता से कहूँगी कि आपने बहुत प्यार दिया है वसुधा सीरियल को, आगे भी हमें प्यार देते रहिए, इसी तरह देखते रहिए, और बाकी लोगों को भी बोलते रहिए, ताकि हम नंबर 1 बने रहें। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन सर। हेलो, मैं हूं सचिन पारिक, और आप मुझे वसुधा में पहले ही एपिसोड से आज से लगभग 2 साल पहले से प्रभात सिंह चौहान के किरदार में देख रहे हैं, और आई एम रियली वेरी ग्लैड मेरी ऑडियंस को, मेरे फैंस को, और वसुधा के चहीते दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो सर, आप हमारे को अपने कैरेक्टर और किरदार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे? देखिए, प्रभात सिंह चौहान जो है वो चौहान परिवार का जो बड़े हुकुम बोलते हैं लोग, सो ही इज़ द पिलर ऑफ चौहान परिवार. At the same time, he's the most lovable husband of Chandrika Singh Chauhan, and at the same time the most lovable father of Devansh Singh and Avinash Singh Chauhan. Especially after this relationship and interpersonal relationship between father and sons and husband and wife, उसके बाद जब एक नई जर्नी शुरू होती है स्पेशली देव की, तो देव की ज़िंदगी में जब वसुधा आती है, और बिकॉज़ चंद्रिका और वसुधा जो है वो बहुत ही अलग किरदार हैं, बहुत ही अलग वर्ल्ड से आने वाले लोग हैं, बिकॉज़ वसुधा एक हमारे घर की मेड सर्वेंट है, और चंद्रिका सिंह चौहान इज़ दी चंद्रिका सिंह चौहान, शी इज़ बिजनेस टाइकून. एंड प्रभात और चंद्रिका एक दूसरे के साथ उसी वेवलेंथ में काम करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि सारी बागडोर जो है प्रभात ने चंद्रिका को दी हुई है, बिकॉज़ वो ज़्यादा केपेबल है, और एट द सेम टाइम
प्रभात को उस पे खुद से भी ज़्यादा विश्वास है कि वो बिज़नेस और फैमिली को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाती है। तो सारी चीज़ें जो है वो बागडोर चंद्रिका संभालती है, बट प्रभात उसका हमेशा बैकबोन रहा है। एंड वो बैकबोन स्पेशली तब काम करना शुरू होता है जब देव और वसुधा की लव स्टोरी शुरू होती है। जी, प्यार तो बना रहेगा। जैसा शो चल रहा है अभी टॉप नंबर 1 रेटिंग पे आ गया है फॉर इंडियन टेलीविजन, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पर जैसा आपने अभी बोला कि शो में जो आपके साथ हुआ, आपके किरदार के साथ हुआ, जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि आपका किरदार, जो प्रताप सर का किरदार है, वो गुजर गया है, प्रभात सर का किरदार गुजर गया है। इन चीज़ों को आप रियल लाइफ में कैसे नेविगेट करते हैं? आपके इतने चहीते लोग हैं, जब आपको वो मैसेज करते हैं या आपको वो रियल लाइफ में अप्रोच करते हैं, तो आप ये नेविगेट कैसे करते हो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कभी कभी काम करते हैं ईशा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें साइलेंटली कौन कितना प्यार करता है, you know, and we silently keep on working and we keep getting these silent love from people, but एक ऐसा हाई पॉइंट होता है जहाँ पर उनकी ज़बान खुलती है और उनकी ज़बान ही हमें पता चलता है कि यार तेरे किरदार से लोग कितना जुड़े हुए हैं यार, यू नो। आप तो सिर्फ अपने यार, इट्स माई प्रोफेशन, एज एन एक्टर आई वर्क, आई एम गेटिंग पेड फॉर, बट जब दिल से काम करना शुरू करते हैं और वो जो दिल की बात होती है वो दिल को छू जाती है, तो कोशिश यही रहती है कि जो भी काम करें वो दिल से करें और शिद्दत से करें, ताकि ऑटोमेटिकली शाहरुख साहब का डायलॉग याद आ जाता है कि कायनात जुड़नी शुरू हो जाती है। और सर, आप हमारे को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी खुद की हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट्स, और आपका और प्रभात का कैरेक्टर रियल लाइफ एंड कास्ट वाइज कैसे मिलता है? देखिए, प्रभात सिंह चौहान एक राजपूत, राजस्थानी बैकग्राउंड से उदयपुर का बिलोंग किया हुआ बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता हुआ बंदा है, जो मैं नहीं हूँ। आई एम अ वेरी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग हुई है, बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो उदयपुर का एक राजपूत घराना, ऑफ कोर्स प्रभात सिंह इज़ ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ही हैज़ स्टार्टेड ए जर्नी राइट फ्रॉम हिज अर्ली स्ट्रगल डेज, बट ही वॉज ऑलवेज a Rajput and a kind of a royal family. So that difference is always there, and especially the lingo and the character, which requires a lot of ठहराव, a lot of dignity, and the personality, which is sometimes you don't have to put efforts in it, but at the same time जो लाइफ में आप पले बड़े हो इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे, जहाँ पर हमें पता है कि वो लाइफ नहीं रहती है जो एक बी टाउन में रहती है, यू नो। तो उससे अलग कुछ ऐसी चीज़ें करना, प्लस वहाँ का डायलेक्ट पकड़ना, स्पेशली जब मॉम की बात आती है, तो जब माजिसा के साथ मैं बात करता हूँ तो वो मैं राजस्थानी टोन में बात करता हूँ, बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ हार्ड कोर राजस्थानी बैकग्राउंड एंड शी स्पीक्स इन दैट डायलेक्ट ओनली. So I generally don't speak with anybody else, but when it comes to mother and son, I speak with her in that dialect. So that difference is of course very challenging, and I love to do that, and that makes Sachin different from Prabhat. व्हाट अ वंडरफुल आंसर सर. आपने अभी ये डायलेक्ट्स की बात करी, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये डायलेक्ट के? मतलब अगर राजस्थानी टोन में बात करनी है तो आप वो एसेंस कैप्चर कैसे करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम थिएटर ईशा. मेरा बैकग्राउंड थिएटर रहा है, मेरी स्कूल थिएटर रही है. तो स्कूल ने एक ही चीज़ सिखाई है कि जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है, जब कैरेक्टर हाथ में आता है, तो उसका चयन हम ऑफ स्क्रीन भी करते रहते हैं. तो जब हम घर पे भी रहते हैं या जब हम सीन में नहीं भी रहते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम सीन के बारे में सोचते हैं, एट द सेम टाइम किरदार में इसके आगे क्या हुआ था, इसके पीछे क्या होना है, उसके बारे में भी सोचते हैं. तो वो सारी चीज़ें भी मुझे हेल्प करती है कि वो डायलॉग को कैसे कैप्चर करना है, वो इमोट किस तरह से करना है, कौन सी जगह से मैं वहाँ वो सीन करने जा रहा हूँ और उसके बाद कहाँ जाने वाला हूँ, उसका अगला पिछला अगर पता होता है, और एक आर्क अपने आप बनना शुरू हो जाता है फिर कैरेक्टर का, कि या दिस इज़ हाउ प्रभात शुड रिएक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो. एंड राइटर्स ने, स्पेशली द मेकर्स ने, अरविंद बब्बल जी हमारे इतने सुलझे हुए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स
सारी चीज़ें जो है वो अपने हाथ में कंट्रोल में रख के चलते हैं, तो उनको हर एक चीज़ पता है कि हम मेरा किरदार इस दायरे से बाहर नहीं जाएगा, तो वो दायरे को पकड़ के लिखते भी हैं, लिखाते भी हैं अपने राइटर्स से, और वो दायरा कभी वो स्क्रिप्ट में पार नहीं होता। तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ये कोशिश नहीं कि भाई ये तो ऐसे ही करेगा, ये सिचुएशन में प्रभात विल बी डिलीवरिंग दिस वे ओनली, एंड प्रभात विल बी इमोटिंग दिस वे। Awesome. Thank you so much, sir. It was Pleasure. lovely having. प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप इनके सोचे हुए किरदारों को तो रोज मिलते हैं, पर आज वो टाइम आ गया है कि आप उस चेहरे को जाने जिसकी वजह से ये शो एक्चुअली एक सक्सेस बना है। तो आज हम कॉन्वर्सेशन करेंगे श्री अरविंद बब्बल के साथ। हेलो सर, वी आर सो प्लीज टू हैव यू हियर। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि वसुधा ने अभी ही वसुधा हैज कम आउट ऑन टॉप एंड इट्स बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द नंबर 1 शो इन हिंदी टेलीविजन। तो आप अगर मेरे को वसुधा की जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, जब आप 2024 में स्टार्ट किया और अभी जहां आप पहुंचे हैं। नहीं, वसुधा की यात्रा तो हमने जहाँ से भी शुरू की थी उसको लगभग 1.25 साल हो गए, और उदयपुर से कहानी शुरू हुई थी। मुझे बस एक बात ये कहनी है कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे एक एपिसोड की टीआरपी थी 0.9, एक एपिसोड की। उसके बाद हमने फिर यात्रा शुरू की, तो 1, 1.1, 1.2, 1.3 से लेके हम लगभग 1.25 साल में आज जिस स्थिति में है वहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चमत्कार, कोई भी अचानक कहानी में आया हुआ ट्विस्ट एंड टर्न से कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कहानी की एक जो है ना सहज यात्रा, मतलब ऑर्गेनिक जर्नी दिखेगी, तब लोग जुड़ पाते हैं। और जो लोग हमको शुरू से देख रहे हैं वो आज तक हमको देख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कंटेंट, कहानी रिलेटेबल हो, बिलीवेबल हो, और जो लोग देख रहे हैं उनको अपने आसपास की कहानी लगे। जो पात्र हैं उसमें वसुधा उनको लगे हाँ हमारे घर की बच्ची भी हो सकती है, देव उनको लगे कि हाँ ऐसा बच्चा हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आजकल के दर्शकों को की जो इच्छाएं हैं और जिस तरह का कंटेंट वो देखना चाहते हैं वो है रिलेटेबल, बिलीवेबल। वो पहले जैसे होते थे बहुत तोड़ मरोड़ वाले ड्रामे, और ये हो गया वो हो गया, बड़े बड़े अचानक घटनाएं ऐसी हो जाती थी, वो मुझे लगता है आजकल नहीं चलता। लोगों को विश्वसनीयता चाहिए। सर, आपने बात करी कि आपने चालू किया था 0.9 टीआरपी से और आज की डेट में आपकी टीआरपी 2 तक पहुंच गई है। तो क्या टीआरपी के डिफरेंस को हम सेट पे भी देख सकते हैं, या फिर सेट पे टीआरपी का प्रेशर अभी बना नहीं? टीआरपी के प्रेशर में तो हम कभी रहते ही नहीं। हमने कभी टीआरपी का प्रेशर नहीं लिया। हमने अपने काम और ईमानदारी का प्रेशर लिया और अपने विश्वास पे विश्वास रखा कि हमारी कहानी बहुत अच्छी है, सारे एक्टर्स कमाल के हैं। तो टीआरपी की वजह से हमने कभी कुछ कहानी इधर उधर नहीं घुमाई। पहले होता था कि हफ्ते हफ्ते टीआरपी आती थी, फिर अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा तो इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन टचवुड ईश्वर कृपा से हमने अपनी कहानी में अभी तक कोई भी ऐसा प्रसंग ऐड नहीं किया, कोई भी ऐसा मोड़ पैदा नहीं किया जिसको टीआरपी की वजह से करना पड़े। हमारे सब कैरेक्टर्स बहुत लोकप्रिय हैं, जो भी हैं सबका प्यार सबको मिल रहा है। तो टीआरपी ने हमको बहुत ज़्यादा हमारे रास्ते में वो रोड़ा नहीं बनी कभी, सबसे बड़ी बात। और वो हम चलते गए और लोगों को विश्वास हुआ और लोगों का प्यार मिला। टीआरपी की वजह से जो चीज़ होती है ना, वो एक बज़ क्रिएट कर सकती है, बहुत देर तक वो आपके साथ नहीं रहेगी। और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कैरेक्टर्स की जर्नी ना बहुत ऑर्गेनिक होनी चाहिए, कहानी उनकी उस यात्रा से निकलनी चाहिए। तो देव हमारा जैसा है, वो देव की कल्पना की है। देव को सब लोग जानते हैं जिस रूप में, कितना संस्कारी है, माँ का कितना ध्यान रखता है, ये वो शुरू से जो है ना देव को देख रहे हैं वो। अब अगर देव अचानक कुछ ऐसा काम करने लगेगा जो उसके चरित्र से मेल नहीं खाता, तो लोग जो है पसंद नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। ये क्या मतलब है, देव सोमवार को ऐसे बात कर रहा है, मंगलवार को ऐसे बात कर रहा है। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मर्यादा और उनका व्यवहार
उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कहानी गढ़ते हैं तो वो लोगों को पसंद आती है और लोग उसको प्यार करने लगते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है, अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं, ऐसा है। तो सर थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारे साथ ये 2 शब्द शेयर किए। अभी वसुधा को जितने लोग भी चाहते हैं, जितनी ऑडियंस चाहती है, वो सारे कैरेक्टर्स को रोज़ देखते हैं, पर आई थिंक उनको आपको देखने का मौका बहुत कम मिलता है, और आप उनके लिए कुछ कहें तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो अपनी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा। उन्होंने इतना इतना प्यार दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया हमारी वसु को, देव को, चौहान परिवार को, हम सबको, हमारी टीम को। तो ये तो बात, अभी मैं दर्शकों से इतना बोलना चाहता हूँ कि आपके प्यार की वजह से ना अभी तक हम 10th का बोर्ड की परीक्षा हम लोगों ने पास की है। अभी आपका इतना प्यार मिला है तो मुझे लग रहा है हमारी पूरी टीम के लिए 12th वाले बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और हम वो अच्छे नंबरों से पास करेंगे। आप पास करेंगे हमको, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी और अच्छा काम हम करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।